हेलो स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं सॉरी एसी करंट की एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। उसमें भी पहले 3 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए थे। अब मैं शुरू कर रहा हूँ 4th एमसीक्यू एंड दैट 4th एमसीक्यू इज़ इन एन एसी सर्किट, पेज नंबर 304। क्वेश्चन नंबर है 4th एमसीक्यू। In AC circuit, E and I are given by E is equal to 150 sine of 150t and I is 150 sine of 150t plus pi by 3. A power dissipated in the circuit is, ठीक है। तो सीधा सीधा उन्होंने वोल्टेज दिया है, वोल्टेज का इक्वेशन दिया है और करंट का इक्वेशन दिया है और पूछा है कि व्हाट इज़ पावर डिसिपेशन। तो मैं यहाँ पे पहले वोल्टेज एंड करंट का इक्वेशन लिख लेता हूँ। सो व्हाट इज़ वोल्टेज इक्वेशन, ये है क्वेश्चन नंबर 4th, एमसीक्यू नंबर 4th। So E is given by 150 sine of 150t and this is in volts. Current is 150 sine of 150t plus pi by 3 और ये है एम्पियर। Now the power dissipation, they have asked power dissipation। तो यार पावर डिसिपेशन का तो बहुत ही सिंपल है कि हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, पावर एसी पावर इज इक्वल टू आई आर एम एस, पहले लिख लेता हूँ ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। नो फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में 150 है, ये साइन है ये भी साइन है, कोई बात नहीं। अगर ये दोनों साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस ये टर्म है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग phase difference phi. So here phi is equal to pi by 3. So P is equal to E RMS I RMS। E RMS की जगह मैं लिखता हूँ E नॉट बाय रूट 2, ये लिखता हूँ मैं I नॉट बाय रूट 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3। देखो E नॉट यानी पीक वैल्यू यहाँ पे दी है 150, आई नॉट भी है पीक वैल्यू, यहाँ पे आई नॉट की जो पीक वैल्यू है वो है 150 डिवाइड बाय रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2। क्यों? क्योंकि ये पावर का जो एक्सप्रेशन है ये आपको याद होगा, ये हमने डिराइव किया है और इसमें हमें मिलता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस एंड इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3। सो इन शॉर्ट ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3, कॉस ऑफ 60 इज 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये है 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अगर आप इसे करते हो ये हो जाएगा 75 इंटू 75 का स्क्वायर 25, 7 8 जार 56, 5625 वैट। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 4th, ये फार्मूला है और यहाँ पे बेसिकली ये देखना है कि व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों साइन है इसलिए फेज डिफरेंस निकालना बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अच्छा इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है इसका सी, क्वेश्चन नंबर 4th का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज 45 डिग्री, ओके देन द पावर फैक्टर विल बी। बड़ा ही सिंपल है। देखो पावर फैक्टर का मतलब रहता है कॉस फाई, कॉस फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। इसमें वर्ड्स में एक डेफिनेशन है, वर्ड में यानी एक फार्मूला ही दिया है पावर फैक्टर का, बट वो आप देख लो टेक्स्ट बुक में, परंतु कॉस फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। अब सीधा सीधा दिया है इसमें कि फाई इज 45 डिग्री, सो देयरफॉर पावर फैक्टर इज कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2, 1/√2 यानी 0.707। तो 0.707 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, यस इट इज़ ऑप्शन बी। और इसके साथ आपके 5 एमसीक्यूज जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दी है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये थियरी क्वेश्चन है और वो कुछ इस प्रकार से है, ये सेकंड का फर्स्ट आंसर इन ब्रीफ में। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। सो लेट अस एज्यूम कि ये जो है वो है इलेक्ट्रिक लैम्प एंड इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर, ठीक है। एंड एन एसी सोर्स इज ग्लोइंग एंड एन एसी सोर्स, तो एक एसी सोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ओके फाइन, दिस इज कैपेसिटेंस सी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज
हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प चेंज ऑन इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। अगर मैं कैपेसिटेंस को चेंज करता हूँ तो ये लैम्प का जो ब्राइटनेस है, जो ग्लो है, उस पे उसके ऊपर क्या असर गिरेगा। तो सबसे पहले जान लो, वी नो दैट द करंट इन द सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय E अपॉन Z। सो E अपॉन, अब मान लो कि ये लैम्प का रेजिस्टेंस है R, सो इट इज़ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, अब XC क्या है, XC इज़ 1 अपॉन ओमेगा C। तो अगर मैं कैपेसिटेंस बढ़ा देता हूँ, कैपेसिटेंस बढ़ाने से XC कम हो जाएगा। XC कम होने से ये जो इम्पिडेंस है, यानी ये जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, ये कम हो जाएगा, यानी करंट विल इंक्रीज। करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग कैपेसिटर। और उसकी वजह से करंट अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे ये जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करने लगेगा। यही इसका मतलब है, बाकी कुछ खास यहाँ पे दिए नहीं। इसको एक और तरीके से पूछ सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ने से XC कम हो जाएगा, XC कम होने से ये इम्पिडेंस जो है वो भी कम हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो करंट बढ़ेगा। यानी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट अगर कम होता है तो करंट बढ़ेगा। ये यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, बाकी थियरी क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल कहाँ पे प्रकट होता है, ये न्यूमेरिकल आ रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये एक मिनट, ये है मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12। यस, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ योर फर्स्ट सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल। MCQs ऑब्जेक्टिव तो हमने ख़त्म कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो बता रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये होमवर्क है। क्यों होमवर्क है, क्योंकि देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्या है ये, इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल AC सर्किट इज़ 5 एम्पियर। इफेक्टिव करंट यानी RMS करंट उन्होंने यहाँ पे दिया है, याद रखना। व्हाट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज़ द करंट 1/600 सेकंड्स आफ्टर इट वाज 0। तो यार पीक वैल्यू I0 बेसिकली RMS इज इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन √2। सो देयरफॉर पीक वैल्यू यानी I0 इज RMS इंटू √2। ये फार्मूला है पीक वैल्यू का, तो वो आप निकाल सकते हो। और दूसरा जो पार्ट है 1/600 सेकंड के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो इट इज़ सिमिलर टू MCQ नंबर 1। पहला जो MCQ हमने सॉल्व किया है ये उसी की तरह का क्वेश्चन है। ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूँ अभी आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Question number 13. A light bulb is rated 100 watt 220 volt AC supply of 50 hertz। ठीक है, जब भी वोल्टेज दिया जाएगा 220 वोल्ट AC सप्लाई 50 हर्ट्स या फिर 220 वोल्ट 50 हर्ट्स, तो ये जो 220 वोल्ट है ना, ये RMS वोल्टेज रहेगा, याद रखना। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ मेंशन दैट देयर इज़ अ पीक वोल्टेज। ठीक है, पीक वोल्टेज जब तक मेंशन नहीं करते तब तक ये RMS वोल्टेज है। तो ये जनरली वोल्टेज स्पेसिफाई करने की मेथड है 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि 220 वोल्ट जो है वो RMS वैल्यू है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट। सो अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 watt फॉर 220 वोल्ट AC सप्लाई 50 हर्ट्स। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, RMS करंट थ्रू द बल्ब। ठीक है, RMS वोल्टेज तो उन्होंने दे दिया है। अब हमारा काम क्या है, तो फर्स्ट फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो पावर रेटिंग, पावर कैन बी गिवन बाय P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, एंड दैट्स वाई R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन पावर। V स्क्वायर यानी 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय जो पावर रेटिंग है इसकी वो कितनी है, 100। सो ये हो गया, ये हो जाता है आपका 484 ओम। ये है आपका रेजिस्टेंस मिल गया। नाउ IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन रेजिस्टेंस। सो VRMS है आपका 220 डिवाइडेड बाय 484। तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिल रही है 13 में वो है 0.45।
एम्पियर। ये है इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर ये फार्मूला पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला क्या है? P = V²/R। लेकिन अगर करंट एंड रेजिस्टेंस में पावर का फार्मूला चाहिए तो इट इज़ I²R। तो ये फार्मूले पता होने चाहिए। दूसरी चीज़, RMS क्वांटिटीज़। सो ये IRMS = VRMS/R। और मैंने पहले ही बताया कि RMS क्वांटिटीज़ में जो स्पेसिफाई किया जाएगा वोल्टेज वो है 220 वोल्ट। 50 हर्ट्स अगर है तो 220 इज़ RMS वोल्टेज। तो RMS वोल्टेज को आप डायरेक्टली रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड करते हो तो आपको RMS करंट मिलेगा। अगर आप पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपको पीक करंट मिलेगा, याद रखना, ठीक है। मैंने उल्टा बोला कि यहाँ पे RMS वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो RMS करंट मिलेगा, ठीक है। ये करेक्ट कर लिया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ओके, बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दो। हाँ, अब मैंने पहले कहा था कि अब यहाँ पे देखने ले दो मुझे, कुछ कैलकुलेशन है क्या, लेट मी चेक। 150 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। यानी फिर से 220 वोल्ट इज़ RMS वोल्टेज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट, RMS एंड पीक। दोनों करंट यहाँ पे पूछे हैं, RMS करंट भी पूछा है, पीक करंट भी पूछा है। यानी यहाँ पे आपको पीक वोल्टेज भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। In a circuit, if the frequency is doubled, what will happen to the capacitive reactance and current? अच्छा जी, तो पहले ना मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। कैपेसिटेंस है आपका 15 माइक्रोफैरड, ठीक है। देन VRMS इज़ 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, एंड दे आर आस्किंग यू रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले पूछा है, फिर करंट, पीक एंड RMS। और क्या डबल किया उन्होंने? फ्रीक्वेंसी को डबल कर लिया, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो उन्होंने पूछा है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज़ 1/ωc, 1/2πfc। दिख रहा है? हाँ, ठीक है, 1/2πfc। That is equal to 1/2 3.14, फ्रीक्वेंसी है आपकी 50 एंड C 15 × 10⁻⁻⁶, 15 × 10⁻⁻⁶। ये कैपेसिटेंस उन्होंने यहाँ पे दिया है। ओके, सो आप यहाँ से अभी रिएक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेशंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कैलकुलेशंस इस चैप्टर में थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़े और ज़्यादा है। जैसे स्क्वायर रूट में R² + XL - XC², तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। एनीवे, ये करना पड़ेगा आपको, ये कैलकुलेशंस कंप्लीट करो। मैंने बस XC का एक्सप्रेशन लिख के वैल्यूज़ पुट कर दी है, 2πfc। आपको वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशंस आगे बढ़ाने हैं। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको ढूंढना है। इसके बाद उन्होंने क्या पूछा है? RMS करंट। तो RMS करंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? IRMS। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा। सो IRMS इज़ VRMS अपॉन, इस सर्किट में कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ना रेजिस्टेंस है ना इंडक्टेंस है। सो आई कैन राइट IRMS इज़ VRMS अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। So VRMS divided by capacitive reactance is ωc. So it is VRMS into ωc। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। हालांकि आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके कैलकुलेशंस और आगे बढ़ा सकते हो, बट इन केस मान लो ये नहीं पूछा है और ये पूछा है उन्होंने, सो इस वक्त आपको क्या करना है? इस तरह से लिखना है, सो दैट आप स्ट्रेट डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो विदाउट एनी डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इजी हो जाती है कई बार। सो VRMS ओमेगा इंटू C, यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है। दैट्स इट। कैलकुलेशंस मैंने नहीं किए हैं, आपको करने हैं। मैं बस मेथड बता रहा हूँ, आई एम डिस्कसिंग ओनली मेथड। तो एक बार आपको IRMS मिल गया, सो यू कैन फाइंड आउट द पीक। सो पीक करंट इज, या फिर I0 इज, इट इज इक्वल टू √2 टाइम्स IRMS। पीक करंट यानी I0 इज √2 टाइम्स IRMS। तो RMS की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर जो कर रहे हो वो यहाँ पे पुट करनी है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट पीक वैल्यू ऑफ करंट। हाँ जी, अब नेक्स्ट उन्होंने आगे कुछ तो बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है यहाँ पे?
if frequency is double, what will happen to the capacitive reactance and current? सो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हो, सो फ्रीक्वेंसी को डबल करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी हाल्व। ये हाफ हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा तो आरएमएस करंट जो है वो डबल हो जाएगा। आरएमएस करंट अगर डबल हो जाएगा तो पीक करंट भी आपका डबल हो जाएगा। तो ये याद रखना, ये बड़े आसानी से आप कर सकते हो। बस ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से ओमेगा या फिर एफ को अगर मैं डबल कर देता हूँ तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा। वो हाफ होने की वजह से आरएमएस करंट जो है वो डबल हो जाएगा और इन शॉर्ट पीक करंट भी आपका डबल हो जाएगा। तो ये इफेक्ट यहाँ पे गिरेगा। कैलकुलेशंस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशंस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। Question number 15. An AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 हेनरी। यानी आपके पास सिर्फ एक इंडक्टर AC सर्किट है, यानी AC सप्लाई है और एक इंडक्टर कॉइल है, ठीक है, और जिसका इंडक्टेंस है 2 हेनरी। सो L, क्वेश्चन नंबर है 15, L इज इक्वल टू 2 हेनरी, ठीक है। And then if the current is represented by sine wave of amplitude 0.25 एम्पियर and frequency 60 हर्ट्ज। अब यहाँ पे ध्यान दो, एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पियर है, यानी ये पीक वैल्यू दी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है ये आपको पता है, दिस इज द करंट वेरिएशन। सो एम्पलीट्यूड का मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट इज गिवन टू बी 0.25 एम्पियर, यानी आई नॉट इज 0.25 एम्पियर। ओके, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। याद रखना, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस यानी आरएमएस वोल्टेज। इफेक्टिव यानी पकड़ लो कि ये आरएमएस पूछ रहा है, इफेक्टिव करंट या फिर इफेक्टिव वोल्टेज, इट इज़ ऑलवेज आरएमएस। तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस, सो अब मुझे चाहिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 60 हर्ट्ज, ठीक है। नाउ पीक करंट दिया है, तो आई कैन फाइंड आउट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो बेसिकली आई नॉट इज पीक वोल्टेज ई नॉट डिवाइडेड बाय XL, because there is only inductive reactance in the circuit. So current is voltage upon resistance. So current is voltage upon resistance. So E naught यानी peak voltage is I naught into XL. So I naught जो है वो है 0.25, XL की जगह मैं लिखूँगा ओमेगा L। E naught is equal to 0.25 into 2 pi FL। 0.25 to 3.14, frequency is 60 and inductance is 2। 0.25 into 2 into 2 ये 1 हो जाएगा, ये 1/4 आता है, 1/4 into 4 because 2 into 2 4, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3.14 into 60। तो ये जो पीक वोल्टेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है, पीक वोल्टेज जो मुझे मिल रहा है वो है 188.4 वोल्ट। RMS effective will be E naught by root 2. Effective voltage is E naught by root 2. So that is equal to 188.4 divided by root 2. 188.4 divided by 1.414। अब ये कैलकुलेशंस आपको करने हैं, इसके लिए आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पक्का पड़ेगी। तो डू दिस, और इसमें जो आपको आंसर, मेरा जो आंसर यहाँ पे आ रहा है वो है 133.23 वोल्ट। सो दिस इज द इफेक्टिव यानी आरएमएस वोल्टेज। ये था क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 है अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 पाई t is applied to a circuit containing an inductance of 1/pi Henry. Inductance is 1/pi Henry.
write an equation for instantaneous current through the circuit. What will be the reading of AC galvanometer connected in a circuit? सबसे पहले एक बात जान लो, AC galvanometer, AC voltmeter. अब इन लोगों ने ऐसी कोई जानकारी तो दी नहीं है अपने टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी. AC galvanometer and AC voltmeter, they will मेजर RMS वैल्यूज़. यस, यानी आपके पास कोई डिजिटल मल्टीमीटर भी है और उससे आप अगर कोई वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो दैट मल्टीमीटर विल मेजर RMS वैल्यू ऑफ दैट AC वोल्टेज. तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं जो मेजर करते हैं, मेजरमेंट हम करते हैं फॉर AC वैल्यूज़, यानी AC करंट, AC वोल्टेज की जो मेजरमेंट हम करते हैं इन डिवाइसेस से. कौन से डिवाइस? AC एमीटर, AC गैल्वेनोमीटर या मल्टीमीटर जो भी है, दे ऑलवेज गिव RMS वैल्यू. ठीक है, इसे याद रखना. यानी इन शॉर्ट क्या, हमें RMS करंट यहाँ पे निकालना है. व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ AC गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन सर्किट, यानी उन्हें RMS करंट चाहिए. ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं. अब करंट का इक्वेशन भी निकाल लेते हैं. तो करंट का इक्वेशन निकालने के लिए, करंट का इक्वेशन क्या रहता है? करंट का इक्वेशन ऐसे रहेगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस नहीं, इंडक्टेंस है तो माइनस क्यों? हमें पता है करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 इन केस ऑफ सर्किट हैविंग इंडक्टेंस. इंडक्टर अगर है आपके सर्किट में तो करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा बाय एंगल पाई बाय 2. तो पहले ही मैंने यहाँ पे पाई बाय 2 लिख दिया. और ये है पीक करंट I नॉट. मुझे ये I नॉट ढूंढना है. सो I नॉट के लिए अब सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस है, सो I नॉट इज़ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. सो XL की वैल्यू पहले निकाले तो XL इज़ ओमेगा L. अब यहाँ पे ना XL का काम थोड़ा इजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि L की वैल्यू जो दी है ना 1/π. सो 2πf L. 2π फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? हाँ जी, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली ही नहीं. तो फ्रीक्वेंसी के लिए 100πt. अब ये 100πt क्या होता है? ये ओमेगा रहता है. सो अब मैं कहाँ निकालूँ? मैं यहाँ इतनी जगह पे निकाल लेता हूँ. देखो ध्यान से, ओमेगा इज़ 100π, दैट इज इक्वल टू 2πf इज़ 100π. तो बताइए f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज़. ठीक है, सो f आ रहा है आपका 50 और इंडक्टेंस जो है 1/π आ गया. तो यहाँ पे बहुत आसान हो गया काम अपना, थोड़े कैलकुलेशन बच गए. सो ये पाई कैंसिल और XL जो आ रहा है वो आ रहा है 100 ओम. यूनिट लिखना मत भूलना. भले ही मैंने कई बार यूनिट ना लिखा हो अपने सॉल्यूशन में, बोर्ड पे यूनिट नहीं लिखा है मैंने, बट आपको पेपर में एग्ज़ाम में यूनिट लिखना है. अगर आप यूनिट नहीं लिखते और ऐसे ही पेपर सॉल्व करते हो तो 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए वो एग्जामिनर आपको 1 मार्क भी दे सकता है और उसमें कोई ऑब्जेक्शन आप नहीं उठा सकते, याद रखना. सो XL इज़ 100 ओम. फाइन. नेक्स्ट, सो XL आ गया आपका 100 ओम. मुझे चाहिए पीक करंट. सो पीक करंट इज E कितना है? E नॉट. दिस शुड बी E नॉट. नाउ पीक वोल्टेज दिया है, हाँ जी दिया है. पीक वोल्टेज है 220 वोल्ट. सो 220 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 100. सो मेरा जो पीक करंट आ रहा है वो है 2.2 एम्पियर. तो करंट का इक्वेशन कैसे लिखूँ? करंट का इक्वेशन ऑलरेडी लिख दिया हमने. करंट का इक्वेशन आएगा I इज इक्वल टू 2.2 साइन ऑफ ओमेगा की जगह 100πt माइनस π/2. ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ करंट. हाँ जी, मेरे ख्याल से उन्होंने भी यही दिया है इक्वेशन ऑफ करंट. ओके, नेक्स्ट. एंड AC गैल्वेनोमीटर कितना रीडिंग दिखाएगा करंट के लिए? करंट के लिए उन्होंने दिया नहीं, बट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ करंट ओनली. सो AC गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट कितना दिखाए? उसके लिए RMS करंट is peak value divided by √2. RMS current is peak value divided by √2. यानी ये है 2.2 डिवाइडेड बाय 1.414 और जो मेरे कैलकुलेशंस यहाँ पे आ रहे हैं कितना है? 1.555 एम्पियर. दिस इज़ योर RMS वैल्यू फॉर करंट. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. 17 थोड़ा लंबा है, फिर से मुझे मिटाना पड़ेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कुछ ऐसा है.
A 25 microfarad capacitor, 0.1 Henry inductor and 25 ohm resistors are connected in series with AC source whose EMF is 310 sin of 314 t volt, जो इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पे. What is frequency, reactance, impedance, current and phase angle of the circuit. ठीक है, देख लेते हैं ये भी क्या क्या है. अब यहाँ पे पहले हम ढूंढ लेते हैं फ्रीक्वेंसी. तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. इन दैट केस जो पीक वोल्टेज है वो है ई नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 310 वोल्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज ओमेगा इज 314, 2 पाई इज 314, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ इज़ 314. अब ये 3.14 ये 314 यानी ये 100 हो जाएगा. सो 2f इज इक्वल टू 100 एंड हेंस फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. तो आपकी पहली तो फ्रीक्वेंसी आ गई. अब ये जो ऐसा न्यूमेरिकल है ना, ये अगर आएगा ना तो 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. हालांकि नहीं है, कोई तो एक पैरामीटर पूछा जाएगा, आइदर रिएक्टेंस या फेज एंगल वगैरह वगैरह. सारे पैरामीटर्स एक साथ नहीं पूछेंगे, बट इसमें कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये न्यूमेरिकल है. कैलकुलेशंस में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बट एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे यूज़ करना है. तो फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है यहाँ पे. दूसरा जो पैरामीटर है यहाँ पे वो है रिएक्टेंस. तो रिएक्टेंस यानी कौन सा रिएक्टेंस. अभी आपके सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है. दोनों आपको सेपरेटली निकालने पड़ेंगे. सो नाउ एक्स सी इज़ 1/ओमेगा-c. सो 1/ओमेगा की वैल्यू डायरेक्टली अभी आप पुट करो, डोंट राइट 2 पाई एफ, क्योंकि आपको दिया है ओमेगा इज 314, आपने पता कर लिया है. सो 314 इंटू 25 माइक्रोफैरेड, 25 इंटू 10⁻⁻⁶. अब ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे. सो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो मेरा आ रहा है यहाँ पे वो है 127.38. ऑफ कोर्स ओहम में रहेगा XC एंड कैलकुलेशंस लॉग टेबल से करो. नेक्स्ट एक्सेल कितना आएगा, ओमेगा एल 314, इंडक्टेंस है आपका 0.1, सो इट इज़ 31.4 ओहम एक्सेल. अब एक बात यहाँ पे पता चलती है कि XC इज़ ग्रेटर दैन एक्सेल, XC इज़ ग्रेटर दैन एक्सेल. तो यानी कैपेसिटिव इफेक्ट इसमें ज़्यादा डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट. तो करंट विल लीड वोल्टेज, याद रखना. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेल इज़ लेस दैन XC. So capacitive effect is dominant over inductive effect. That means current will lead voltage. एक conclusion हमने बना दिया. But what is reactance? So reactance, resultant reactance is XC minus XL. So XC minus XL यानी 127.38 minus 31.4. तो ये जो आंसर मुझे मिल रहा है that is 95.98 ओहम. ये आ गया मेरा रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने इंडिविजुअली निकाला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने इंडिविजुअल निकाला, और टोटल रिएक्टेंस जो रहेगा वो XC माइनस XL या फिर XL माइनस XC, डिपेंडिंग ऑन कौन सी वैल्यू ज़्यादा है. तो ये हो गया रिएक्टेंस. रिएक्टेंस निकालने के बाद इम्पेडेंस हमें निकालना पड़ेगा. तो इम्पेडेंस क्या रहता है, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर ब्रैकेट XC माइनस XL स्क्वायर. मैंने बोला था ना कैलकुलेशन इसमें बहुत लेंदी है. अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी. रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 25 ओम और XC माइनस XL हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है रिएक्टेंस. ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, Z की वैल्यू निकालो. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था इम्पेडेंस ट्रायंगल. तो इम्पेडेंस ट्रायंगल्स क्यों चाहिए हमें, यहाँ पे हमें इसका बहुत यूज़ है. इम्पेडेंस ट्रायंगल से हमें पता चलता है कि cos phi इज़ R अपॉन Z. cos phi इज़ R अपॉन Z. R की वैल्यू है 25 एंड Z की जो वैल्यू है वो आप निकालो और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपको मिलेगा cos phi. बट उन्होंने पावर फैक्टर नहीं पूछा है, डोंट स्टॉप हेयर, उन्होंने पूछा है फेज एंगल.
तो फेज एंगल ऑफ द सर्किट पूछा है, यानी आपको कॉस इनवर्स यहाँ पे लेना पड़ेगा लॉग टेबल से। कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट इज करंट पूछा है। सो व्हाट विल बी द करंट? सो फाइनली करंट कैन बी रिटन एज I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन Z। I नॉट इज E नॉट अपॉन Z। E नॉट की वैल्यू आपको पता है, पीक वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? पीक वोल्टेज की वैल्यू है 310। सो 310 अपॉन Z की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे। सो ऑल कैलकुलेशंस मस्ट बी डन बाय यू, और आपको यहाँ पे लॉग टेबल पक्का लगने वाला है। इसका यूज़ करो अच्छे से और शांति से इसे सॉल्व करो। ऐसे न्यूमेरिकल इसमें से पूरी पैरामीटर्स नहीं पूछते, बट कई बार सिर्फ Z पूछ सकते हैं, तो सिर्फ Z भी पूछा तो सिर्फ नहीं है वो। बेसिकली इतनी सारी क्वांटिटीज आपको निकालनी पड़ेगी, XC XL और फिर फाइनली Z। तो इसलिए इसे फास्ट करने की कोशिश करो। ये थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल है, बट ऐसे कैलकुलेशंस आ सकते हैं। दे में आस्क यू रिजल्टेंट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। रिजल्टेंट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट यानी Z। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इन ग्रुप एज वेल एज डाउट सेशन, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 18 से 23 न्यूमेरिकल्स कवर करूँगा। तब तक के लिए इतना ही।